अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अपोजिशन के लिए आज का दिन परेशान कुन रहा। पूरा शरीफ खानदान अदालतों में नजर आया। नवाज शरीफ के अहम केसेस की समाअत हुई। हमजा शहबाज और मरियम नवाज भी आज अदालत में पेश हुई। साथ ही अदालत ने शहबाज शरीफ का केस भी सुना। इन तमाम केसेस पर तफसील से बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे आज होने वाले दिन की गिरफ्तारियों की। बहुत अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी के 2 अहम रहनुमाओं को आज गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जाली अकाउंट्स केस से जुड़े एक सरकारी अफसर को भी नैब ने आज गिरफ्तार कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त सूरत हाल यह है कि साबिका हुकूमत के दोनों वज़राए आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हैं। और आज नैब ने साबिका हुकूमत के अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह मौजूदा हुकूमत के भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके हैं, अब जमानत पर रिहा हैं। मौजूदा हुकूमत के वजीर आज़म इमरान खान को भी नैब इंक्वायरी का सामना है। बहरहाल नैब सक्खर और नैब रावलपिंडी ने आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। नैब एलामिये के मुताबिक नैब सक्खर ने खुर्शीद शाह को आमदनी से जायद असासों के केस में गिरफ्तार किया है। उन्हें रिमांड के लिए कल सक्खर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब ने 7 अगस्त को खुर्शीद शाह के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी और फिर तकरीबन 40 दिन के बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खुर्शीद शाह पर इल्जाम है कि उन्होंने अवामी ओहदा रखते हुए एक फलाही प्लॉट स्कूल बनाने के नाम पर अपनी बीवी और बच्चे के नाम पर मुंतकिल किया। फिर इस प्लॉट पर बड़ा घर तामीर किया। इस घर की तामीर के लिए पैसे उन्होंने अपने बेनामी इदारों से लिए। इसके अलावा इल्ज़ाम है कि खुर्शीद शाह के 2 होटल्स, पेट्रोल पंप्स और बंगले हैं, मगर उन्होंने ये जायदादें फ्रंटमैन और बेनामी दारों के नाम पर रखे हुए हैं। उससे पहले इल्ज़ाम के बेनामी दारों से पैसे लेने का भी है। नैब का दावा है कि इब्तिदाई तहकीकात में ये तमाम इल्ज़ाम साबित हुए। मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। नैब सक्खर ने आज खुर्शीद शाह को तलब किया हुआ था, मगर वो पेश नहीं हुए। उन्होंने जवाबी ख़त लिखा और आज पेशी से माजरत की और बताया कि कौमी असम्बली के इजलास के बाइस वो पेश नहीं हो सकते, मगर नैब ने उन्हें इस्लामाबाद जाकर गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह आज नैब ने मज़ीद अहम गिरफ्तारियाँ की और ये गिरफ्तारियाँ जाली अकाउंट्स केस से जुड़ी हुई हैं। ज़राए के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस में नैब ने आज DG पार्क्स कराची लियाकत अली खान को गिरफ्तार कर लिया। उन पर बतौर DG पार्क्स जाली ठेके देने का इल्ज़ाम है। ये बहुत अहम सरकारी अफसर हैं। इसके अलावा आज नैब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर यूसुफ बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया। उनसे ज़मीनों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक इंक्वायरी जारी है। यूसुफ बलोच की गिरफ्तारी को भी जाली अकाउंट्स केस से जोड़ा जा रहा है। बहरहाल खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी सबसे अहम है, मगर आमदनी से जायद असासों का केस पहली दफ़ा उन पर दायर नहीं किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद का कहना है कि खुर्शीद शाह के खिलाफ नैब इससे पहले भी आमदनी से जायद असासों का केस बना चुकी है और फिर खुद ही बंद भी कर चुकी है। अहम बात यह है कि 2005 में नैब ने खुर्शीद शाह के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया था। 2007 में नैब ने खुर्शीद शाह के खिलाफ बाकायदा रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की थी, मगर इस मामले में पेशरफ नहीं हुई थी। फिर नैब ने 2008 में इस केस की दोबारा तहकीकात की, फिर यह सिफारिश की कि इस केस में खातिर ख्वाह सबूत मौजूद हैं कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा बनाया जाए, लेकिन खुर्शीद शाह के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हो सका। इसके बाद मार्च 2012 में नैब के इसी तहकीकाती अफसर ने, जिन्होंने पहले 2 दफ़ा रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की थी, उन्होंने अदम सबूतों की बुनियाद पर केस बंद करने की सिफारिश कर दी, मगर कराची की एहतसाब अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि नैब 30 दिनों में खुर्शीद शाह के खिलाफ रेफरेंस दायर करे। बाद में खुर्शीद शाह ने एहतसाब अदालत के इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया और सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया। और ये अहम मामला है कि हुकूमत बार बार ये कहती है कि अपोजिशन उसे ब्लैकमेल कर रही है और चाहती है कि हुकूमत उसे NRO दे दे, जबकि अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है, नैब इस्तेमाल हो रही है, मगर हुकूमत यह समझती है कि अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तोरखम में मीडिया से बात करते हुए यही बात दोहराई कि शुरू से ही अपोजिशन सिर्फ इसलिए उन्हें ब्लैकमेल कर रही है कि वो NRO चाहती है, मगर मैं NRO नहीं दूंगा। जब से हम इक़्तिदार में आए हैं, पहले दिन से अपोजिशन ने मुझे तकरीर नहीं करने दी और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए कि किसी तरह मैं प्रेशर में आऊं। और मैं भी, जो जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों लीडरान को जो आज जेल में हैं, इन दोनों को NRO दिया। मैं फिर से कहता हूं कि उन 2 NRO ने 10 सालों में, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के ऊपर 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया है। तो ये जो सारे केसेस आज इनके ऊपर हैं, जो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये सारे उस दौर के केसेस बने हुए हैं जो कि चुप करके इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ रखे हुए थे। मैंने सिर्फ इदारों को खुला छोड़ दिया। ये जो सारा शोर ये है कि पहले जो एक दूसरे को ये बचाते रहते थे, मैं क्यों नहीं वो कर रहा, तो
मैं ये वाजे कर दूं आज अपनी सारी कौम के सामने कि जो मर्जी हो जाए, हमने किसी को एनआरओ नहीं देना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा है, ये दावा वो बार बार करते हैं, फिर दोहरा रहे हैं कि अगर वो अपोजिशन के खिलाफ केसेस को ख़त्म कर दें तो अपोजिशन खामोश हो जाएगी। अपोजिशन अपने अहम रहनुमाओं के खिलाफ केसेस के खात्मे के लिए ब्लैकमेल कर रही है, मगर अपोजिशन का ये दावा है कि हुकूमत उसे दबाव में ला रही है। जिस पर इल्ज़ाम होता है उसे इब्तिदाई मरहले में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो हुकूमत पर तनकीद करता है, नैब के जरिए उसे गिरफ्तार करा लिया जाता है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी को बिला जवाज़ है और उन्हें बिला जवाज़ गिरफ्तार किया गया है। अगर कोई तहकीकात थी भी खुर्शीद शाह साहब के ख़िलाफ़, या खुर्शीद शाह साहब कहीं चले जा रहे थे, खुर्शीद शाह साहब के मुल्क से भागे हुए थे, किसी दिन कहीं उन्होंने कोई अटेंड करने के लिए उनकी कोई इंक्वायरी मना किया है, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही गलत कदम उठाया है हुकूमत ने, और इस कदम से जो एक मुत्तहद यूनिटी चाहिए थी वो और ख़राब हुई। ये तो हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ है, मगर नैब ये समझती है कि वो फेस को नहीं, वो केस को देखती है। चेयरमैन नैब ने आज खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान से खिताब किया और कहा कि वो इस तासुर की नफ़ी करते हैं कि नैब खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं कर रहा। नैब फेस को नहीं देखता, नैब केस को देखता। मैं इस तासर की बिल्कुल नफ़ी करता हूँ कि जी नैब खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं हो रहा या दूसरे सूबों की निस्बतन काम कम हो रहा है। हमेशा फेस को आज तक नहीं देखा, सिर्फ केस को देखा है, और केस उस वक्त उस पर पेशकदमी शुरू की है जब प्रिमा फिशाई ये तय हुआ है कि प्रिमा फिशाई केस इज़ मेड आउट के बाद यूँ नज़र में एक केस बन रहा है। जब एक केस बन रहा है तो उसके बाद फिर ये नहीं देखा कि ये कौन है, फिर सिर्फ ये देखा है कि ये क्या है, केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। पहले दिन भी कहा था और आज भी इस बात पे कायम हूँ कि नैब की एफिलिएशन किसी हुकूमत के साथ नहीं, कि हुकूमतें तो आती जाती हैं। चेयरमैन नैब का दावा अपनी जगह, वो ये दावा बार बार करते हैं, फिर से दोहराते हैं, मगर नैब खैबर पख्तूनख्वा के पास अहम केसेस हैं और इन केसेस में पेशरफ नहीं हुई है। चेयरमैन नैब ने मई में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हुकूमत भी चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर एवान का रेफरेंस, अलीम खान और फिरदौस आशिक एवान के खिलाफ तफ्तीश, और सबसे बढ़कर परवेज़ खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। मालम जब्बा केस से मुतालिक उन्होंने मजीद कहा था कि ये अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज़ खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक ख़तरा है और मैं सिर्फ परवेज़ खटक की सेहत से डरता हूँ। अगर वो गिरफ़्तार हो गए और उन्हें गिरफ्तारी में कुछ हो गया तो नैब मज़ीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है, परवेज़ खटक को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। मई में ये इंटरव्यू सामने आया, 4 माह हो गए हैं, इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उसके बाद तहकीकात शुरू हुई खुर्शीद शाह की, आज वो गिरफ्तार हो गए हैं। परवेज़ खटक के खिलाफ जो बातें की थी चेयरमैन नैब ने उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह चेयरमैन नैब ने आज नैब अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि अदालत केस को देखकर ही रिमांड देती है। नैब का केस मजबूत होता है, इसलिए हाईकोर्ट मुल्ज़िमान की दरख्वास्त की ज़मानत मुस्तरद कर देती है। ये कहना कि जी वो नैब तो बेलगाम है, नैब का तो कोई एहतसाब नहीं है, नैब का एहतसाब तो पहले दिन शुरू हो जाता है। जब आप एक मुलजिम को अरेस्ट करते हैं या गिरफ़्तार करते हैं, आप अदालत के सामने जब उसको रिमांड के लिए पेश करते हैं तो अदालत इसलिए रिमांड नहीं देती कि नैब ने इसको अरेस्ट किया। अदालत देखती है कि प्रिमा फिशाई केस बन रहे हैं या नहीं। प्रिमा फिशाई केस बनता है तो अदालत रिमांड देती है, अदरवाइज़ नहीं। लातादाद केसेस ऐसे हैं जिनके बारे में कहा गया कि जी ये इंतकामी कार्रवाई है, लेकिन उसमें हाई कोर्ट और कुछ केसेस में अदालत उज़्मा ने भी ज़मानत रिजेक्ट की, और ज़मानत सिर्फ उसी वक्त रिजेक्ट होती है जबकि प्रिमा फिशाई केस बनता है। इस हवाले से भी अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ को आशियाना और रमज़ान शुगर मिल केस में लाहौर हाई कोर्ट ज़मानत दे चुकी है। इसी तरह नून लीग के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम को भी अदालत ज़मानत दे चुकी है। न सिर्फ ज़मानत दी बल्कि फ़ैसले में नैब के हवाले से और उस केस के हवाले से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समझते हैं कि अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। चेयरमैन नैब कहते हैं कि वो
केस को देखते हैं, फेस को नहीं देखते हैं। जिस इंटरव्यू का हम हवाला दे रहे हैं उस पर बहुत बहस होती रही। जावेद चौधरी साहब को वो इंटरव्यू दिया था, बाद में उसका डिनायल आया, जावेद चौधरी साहब अपने इंटरव्यू पर खड़े रहे, क्या तहकीकात हुई उस हवाले से आज तक नहीं पता। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, ये ज़ाहिर खबरें आती रहती हैं, खुर्शीद साहब के हवाले से खबरें आती रहीं, तहकीकात की खबरें आती रहीं, मगर आज वज़ीर आज़म ने फिर कहा कि अपोजिशन क्या चाहती है, एनआरओ दे दूँ, एनआरओ नहीं दूंगा। और उनसे वज़ीर आज़म से सवाल होता रहता है कि आप कैसे एनआरओ देंगे, इदारे आज़ाद हैं। मगर आज खुर्शीद साहब भी गिरफ्तार हो गए, एनआरओ ना देने की भी वज़ीर आज़म ने बात की। आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है वो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत को बढ़ाएगा, या फिर वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, कोई सियासी दर्जा हरारत नहीं बढ़ेगा? पहले भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, खुर्शीद साहब की भी हो गई। देखिए, टाइमिंग आप सारे मामलात की नोट कर लें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज तोरखम के बॉर्डर पे गए हुए थे। तोरखम में बैठ के भी वो अपोजिशन को एनआरओ की बातें कर रहे थे कि मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा। और आज बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब की ज़ुबान मुबारक पर जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़िक्र खैर भी हमने सुना, और उन्होंने कहा कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने इन दो बड़ी पार्टियों को एनआरओ दिया था तो मैं नहीं दूंगा। और उनकी ये तकरीर थी जो बड़ी मुझे भी समझ नहीं आई कि तोरखम के बॉर्डर पे बैठ के वो पाकिस्तान की अपोजिशन को क्यों ललकार रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझे समझ आ गई, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए। तो खुर्शीद शाह साहब को काफ़ी दिनों से पता था। अभी थोड़े दिन पहले जो है खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो मुझे कह रहे थे, यार मेरे से ब्लैंक चेक ले लो, और ये जो नैब वाले जो जितने अरब रुपए का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं, तो ये तुम लिख के रख लो, मेरे से साइन करवा लो, और अगर कहीं से जाके कैश करवा सकते हो तो कैश भी करवा लेना। तो मैंने कहा, शाह साहब आप मेरे से मजाक कर रहे हैं, कितने पैसे होंगे आपके अकाउंट्स में? तो शाह साहब ने कहा कि चंद लाख होंगे। तो मैंने कहा, शाह साहब इस पे तो मैं यकीन नहीं करता कि आप जैसा इतना अमीर आदमी जो है, जिस पे नैब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। तो उन्होंने कहा, मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, दोनों के तुम मेरे से चेक ले लो और ब्लैंक चेक ले लो, नीचे मैं साइन कर देता हूँ, और जितने भी पैसे जाके निकलवा लो, ताकि तुम्हें तो पता चल जाए कि कितने पैसे हैं मेरे पास। मैंने कहा, आपने छुपाए होंगे, वो नैब आपसे निकलवा लेगी। तो उनको अंदाज़ा था कि नैब मुझे पकड़ने वाली है, और इसलिए वो हंसी मजाक ये चल रहा था हमारा उनके साथ। लेकिन अभी दोपहर की बात है कि पीपल्स पार्टी के एक बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये जो कश्मीर की सूरत हाल है, तो आज इस्लामाबाद में कश्मीर पे एक नेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। तो लगता यह है कि हुकूमत जो है वो अगले कुछ दिनों में शायद कोई बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां नहीं करेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से खिताब करने, तो शायद कुछ दिनों के बाद गिरफ्तारियां होंगी। तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे नहीं लगता, इसलिए कि मेरी इतला यह है कि सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं बल्कि शायद कराची से भी कोई गिरफ्तारियां होने वाली हैं। तो उन्होंने मेरे से इत्तफाक नहीं किया, और मैं ये समझा कि शायद मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अनफॉर्चुनेटली, मुझे कोई खुशी नहीं है ये बताते हुए कि वो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गलत साबित हो गए, और उन्होंने खुद ही मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम सही कह रहे थे, वो शाह साहब को पकड़ लिया। और फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ हर तरफ आ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सदर का जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब था, उस खिताब के दौरान जो अपोजिशन ने हंगामा राई की, और फिर कल जो कौमी असम्बली के इजलास में कादर पटेल साहब ने मुराद सईद साहब के साथ जो किया, तो ये मेरा ख्याल है उसका जवाब है। और कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद फरियाल तालपुर साहबा ने सिंध असम्बली में जो तकरीर की है, उस तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी के शायद कोई अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इमरान खान साहब की तकरीर से जो आज उन्होंने तोरखम के बॉर्डर पे की, और खुर्शीद शाह साहब का जो अरेस्ट होना है, इससे मैसेज सबको क्लियर चला गया है कि इस वक्त जो इंचार्ज हैं वो इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन ये आपका बिल्कुल दुरुस्त सवाल है कि एनआरओ उनसे मांग कौन रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि एनआरओ उनसे फ़िलहाल अभी तक कोई मांग नहीं रहा, लेकिन इमरान खान साहब को ये कहने में बड़ा मज़ा आता है कि मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा, और जब भी वो ये कहते हैं कोई ना कोई गिरफ्तार हो जाता है। मिर्ज़ा साहब, फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? 1 साल से यही हो रहा है, 1 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया कि वज़ीर आज़म कहते हैं मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, फिर साथ में हुकूमती वुज़रा कहते हैं कि नैब हमारे कंट्रोल में नहीं है, अदालतें हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जब सवाल उठता है कि भाई आप कैसे नहीं एनआरओ देंगे, फिर वज़ीर आज़म कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, फिर गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पिछले 13-14 माह में चल रहा है, या फिर आज
जो नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से पेशरफ थी उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने खुद टाइम मांग लिया, 3 महीने उन्होंने मांग लिया, दिसंबर तक मामला जाएगा। मौलाना अक्टूबर में आने का कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी दिसंबर का कह रहे हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा या 2-3 माह में कोई एक तरफ मामला सेटल होगा कि अपोजिशन के या तो फिर असासे भी डिस्कवर हों, इनके खिलाफ कन्विक्शंस भी हों, केसेस भी साबित हों, और वज़ीर आज़म या तो NRO ना देने का तासुर है या देने का वो भी एक करवट बैठे, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए शाहजेब भाई, आज मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस अदालत में मौजूद था जहाँ पे कि नवाज़ शरीफ साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए। तो ये सुबह 11:30 बजे कोर्ट की ब्रेक हुई थी और तकरीबन 1 बजे के करीब जाकर रिज्यूम हुई, और कोर्ट भरी हुई थी और मुस्लिम लीग नून के जो बहुत से रहनुमा थे, मुझे उन पर बड़ी हैरानी हो रही थी। बहुत से सीनियर रहनुमाओं का ख्याल था कि शायद आज नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत हो जाएगी या कोई ऐसा फ़ैसला आएगा कि नून लीग को रिलीफ मिल जाएगा। और बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो लाहौर से बेचारे सुबह सुबह ट्रैवल करके इतनी दूर इस्लामाबाद आए और वो भी कोर्ट में आके बैठे हुए थे। कचा कच भरा हुआ था, ना सिर्फ सीटों में जगह नहीं थी बैठने की, बल्कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतना रश था आज कोर्ट में। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब के वकील जो हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि मुझे तो जज अरशद मलिक का जो एक बयान हल्फिया उसकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए, और जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी उसकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए, और सारी जो गुफ्तगू थी जजेज़ और ख्वाजा हारिस के दरमियान, गुफ्तगू जो 10-12 मिनट तक जारी रही, वो सिर्फ अटेस्टेड कॉपीज़ पे होती रही। और फिर जज साहब ने पूछा कि आप अपने दलाइल कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा 3 महीने। और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप दलाइल कब शुरू करेंगे, तो उन्होंने कहा 2 हफ्ते के बाद। तो मामला क्लियर हो गया, मेरे लिए तो मामला क्लियर हो गया वहाँ पे ना। मैं जो वहाँ पे समझने गया था, मुझे समझ आ गई कि नवाज शरीफ साहब से पीर के दिन मुलाकात हुई है ख्वाजा हारिस साहब की, और उस मुलाकात में ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, एहसन इकबाल भी मौजूद थे, और आज बुध के दिन यानी 2 दिन के बाद हेयरिंग हो रही है। तो जाहिर बात है ख्वाजा हारिस साहब अगर जज साहब को कह रहे हैं कि मैं 3 महीने तक दलाइल देता रहूँगा, तो अपने क्लाइंट से पूछ के कह रहा है उन्होंने, उनके क्लाइंट नवाज शरीफ हैं, तो ख्वाजा हारिस साहब अपने क्लाइंट से पूछ के बात कर रहे हैं कि भाई मैं 3 महीने तक सिर्फ दलाइल दूंगा और दलाइल का आगाज़ 2 हफ्ते के बाद करूँगा। तो मामला क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फ़िलहाल ख़ुद जेल से आने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि मैं जेल में रहूँगा तो इस हुकूमत पे दबाव रहेगा। तो मैं आज जो समझाऊँ वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। इमरान खान साहब भले कहते रहे कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, लेकिन जो जेल में पड़े हुए हैं नवाज शरीफ साहब, वो NRO लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर उन्होंने NRO लेना होता या वो उनको जेल से बाहर आने की कुछ जल्दी होती, तो उनका वकील जो है वो अदालत से कहता है जी कि जल्दी कल ही आप हेयरिंग रखें, मैं कल से ही दलाइल का आगाज़ करूँगा और 2-3 हफ्ते में मैं अपने दलाइल मुकम्मल करूँगा और मुझे जल्द अज जल्द रिलीफ चाहिए। तो ख्वाजा हारिस साहब तो ऐसा लग रहा था कि वो लंबा काम खींचने के चक्कर में है, और मुझे लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो चाह रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को पूरा मौका मिले कि वो अक्टूबर के एंड में इस्लामाबाद आएँ। उसमें मुझे लग ये रहा है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून उनके साथ नहीं होगी, बल्कि पीपल्स पार्टी भी अपने मौक़िफ़ में नज़रसानी कर रही है, और पीपल्स पार्टी भी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ आ जाए। और दिसंबर जो है वो मुझे दूर नज़र आ रहा है। अक्टूबर के एंड में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं वो एक आपको करवट लेते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया। आबिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आज हैरत का इजहार कर रहे हैं, ख़ुद अदालत में मौजूद थे कि ख्वाजा हारिस साहब 3 महीने तक टाइम को टालना चाह रहे थे। लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब खुद अभी जेल से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है नून लीग, उसकी आला क़यादत गिरफ्तारी के बाद कैद में है और इस वक्त उन्हें नैब केसेस का सामना है, और उस आला क़यादत में शरीफ ख़ानदान के मज़ाहमती और मुफाहमती दोनों ही ग्रुप शामिल हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बच्चों समेत शामिल हैं। नून लीग के इन दोनों ग्रुप्स के रहनुमाओं के खिलाफ आज एक ही दिन इस्लामाबाद और लाहौर की अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और यूसुफ अब्बास शामिल थे। उनमें सबसे अहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत थी। जज वीडियो स्कैंडल के बाद पहली समाअत होने की वजह से इसने अहमियत इख्तियार कर ली थी, सबकी नज़रें उस पर जमी हुई थी। इस मामले की अहमियत की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत का आगाज़ ही जज अरशद मलिक की वीडियो के मामले से हुआ। हाई कोर्ट के जजेस ने बताया कि साबिक जज का बयान हल्फी और प्रेस रिलीज इस केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 27 जून के बाद नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत की, तो जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक का बयान हल्फी और प्रेस रिलीज असल रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि मीडिया में तो इस हवाले से
काफ़ी कुछ आता रहा है, मगर हम असल बयान हल्फी देखना चाहते हैं। हमें वो प्रेस रिलीज और बयान हल्फी फराहम किया जाए जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी बयान हल्फी मांगा था, मगर वो ओरिजिनल फाइल का हिस्सा है। देखना होगा कि जज अरशद मलिक के बयान और प्रेस रिलीज का अपील पर क्या असर पड़ेगा। जिस पर नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको पहले ही काफ़ी कुछ बता दिया है कि इस मामले पर आपको क्या करना चाहिए। जज अरशद मलिक केस से इंसाफ की फराहमी का पूरा निज़ाम मुतासिर हुआ। हम जज अरशद मलिक केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की वजाहत की इस्तदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील के रिकॉर्ड से मुताल्लिक 5000 से ज़ायद सफ़हात हैं और केस से मुताल्लिक पेपर बुक्स गुज़िश्ता हफ्ते ही मिली हैं, उनमें कुछ नक़ाइस हैं और कुछ दस्तावेज़ात गायब हैं। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आपको तमाम दस्तावेज़ात दी जाएंगी, आपने और नैब टीम ने हमारी मुआवनत करनी है। इस मौके पर जजेस ने ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि वो कितने अरसे में बहस मुकम्मल कर लेंगे, जिस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि वो 3 माह में दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें तैयारी के लिए 2 हफ्ते का वक्त भी दिया जाए। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज अरशद मलिक के बयान हल्फी की मुसद्दिका नकल नवाज शरीफ के वकला और नैब को फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील की समाअत अब 7 अक्टूबर को होगी और ख्वाजा हारिस दलाइल का आगाज़ करेंगे, 2 हफ्ते तैयारी करेंगे। मगर अहम बात यह है कि ख्वाजा हारिस ने ही गर्मियों की छुट्टी के बाद तक की समाअत मुलतवी करने की पहले दरख्वास्त की थी। 27 जून के बाद तकरीबन 2.5 माह बाद आज इस केस की समाअत शुरू हुई, मगर आज उन्होंने तैयारी के लिए मजीद 2 हफ्ते मांगे। फिर कहा 3 माह उनको आर्गूमेंट के लिए चाहिए। नून लीग के रहनुमा जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला सामने आने के बाद नवाज शरीफ की जेल में एक लम्हे की मौजूदगी को खिलाफ कानून करार देते हैं। दूसरी जानिब उनकी सज़ा की खिलाफ जो अपील की समाअतों के लिए तवील तारीखें ली जा रही हैं, क्या ये सब किसी हिकमत अमली का नतीजा है? क्योंकि नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले ही इस केस के हवाले से अपनी कानूनी और सियासी टीम से जेल में मुशावरत की थी। यानी कि ख्वाजा हारिस ने आज जो भी मौक़िफ़ अपनाया वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद अपनाया। उस मुलाकात में नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। तो ये मामला क्या है, बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ से। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ये ज़ाहिर नून लीग कहती है कि एक लम्हा जो है अब वो कर्ज़ है नवाज शरीफ साहब का जेल में रहना अदालतों के ऊपर और अदालती निज़ाम के ऊपर। आज पहले भी वो गर्मियों की छुट्टियों का बाद का कह दिया था ख्वाजा हारिस साहब ने, आज कहा मुझे तैयारी के लिए मजीद 2 हफ्ते दें, फिर कहा 3 महीने मुझे आर्गूमेंट के लिए चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक कह रहे थे। आज आप उन्हें फौरी तौर पर बाहर भी देखना चाहते हैं और टाइम भी ले रहे हैं उनके वकील। देखें शाहजेब, थोड़ी देर पहले मेरा अहले हामिद मीर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं फ़ोन पे सुन रहा था। उन्होंने भी जो बात कही है, जो आपने जो बात कही है, वो बेसिकली ये सारी जो बहस इस वक्त हो रही है उसका जो हासिल है वो 2 फिक्रें हैं। एक तो मीर साहब ने जो कहा कि उनका मियाँ साहब को कोई जल्दी नहीं है रिहाई की, किसी ऐसी सूरत हाल में कि कोई उसमें कोई शायबा हो कि ये किसी डील का नतीजा है या किसी अरेंजमेंट का नतीजा है। एक बात। दूसरा बात यह है कि मियाँ साहब अपनी एक्सोनरेशन जो है ना वो चाहते हैं कि जिस जुडिशल निज़ाम ने उनको सजाएं दी हैं और जिस जुडिशल निज़ाम ने जो है अदालती निज़ाम ने बकौल उनके और बकौल हमारे जो उनके वर्कर हैं उनके साथ जो ज्यादती हुई है वही जो अदालती निज़ाम है वही उसका अजाला भी करे। आपने जो बात की है वो भी बिल्कुल सही है कि ये जो कुछ आज अदालत में हुआ ये मियाँ साहब के मशवरे के साथ परसों जो 3.5-4 घंटे की मीटिंग हुई उसमें ये तय पाया था। ये उसी मियाँ साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, और मियाँ साहब की इंस्ट्रक्शंस जो थी उनकी बुनियाद जो थी वो मशवरे थे उनके वकला के। हम तो सियासी मशवरे ही दे सकते थे कि इसके सियासी मुज़मरात क्या हैं, मुख्तलिफ जो इक़दामात उठाए जाएंगे अदालत में या अदालत के बाहर जो हैं। तो उस में मेरा ख्याल है कि ये आपने और हामिद मीर साहब ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जैक्टली मोर और लेस जो है वो स्ट्रेटजी हमारी यही है कि कोई ऐसी हेस्ट ना नज़र आए जिसमें ये कोई हो कि जी जिस तरह बार बार मीडिया उठाता है या आज इमरान खान साहब तोरखम के बॉर्डर पे भी लगे हुए थे। मैंने सुना है कि जी डील नहीं होगी और एनआरओ नहीं होगा। कौन मांग रहा है एनआरओ इनसे, कौन डील मांग रहा है?
पहले ये तो अपने गिरबान में जान के दे रहे हैं, ये कुछ दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते। ख्वाजा साहब, ये 3 महीने किसी तरह चाह रहे हैं मियाँ साहब से जब आप लोगों की डिस्कशन हुई और वकीलों की कि ये 3 महीने निकल जाएं, दिसंबर तक ही आर्गूमेंट कंप्लीट हो, उसके बाद ही फैसला आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील हो तो दिसंबर गुजर गया, इस किस्म की चाहते हैं, हिकमत अमली का हिस्सा है? देखिए, ये बिल्कुल सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है कि हमें जो आर्गूमेंट्स जो हैं, हम एक्चुअली ये दिस इज नॉट द इशू ऑफ बेल। हम तो मेन मियाँ साहब की जो डिमांड है या मियाँ साहब की जो ख्वाहिश है वो तो ये है कि उनको उनकी एक्सोनरेशन हो, उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगे हैं जिनके कोई बुनियाद नहीं है, जिनके कोई बेसिस नहीं है, उन इल्ज़ामात से वो बरी ज़िम्मा हों। एक कानून और जो जुडिशल सिस्टम है उसके ज़रिए वो उस सारे सिलसिले से निकलें। और ये आर्गूमेंट जो हैं ये 2 महीने चलें, 2.5 महीने चलें, 3 महीने चलें, वी आर रेडी टू वेट। अगर उसके एंड में हमें ये इंसाफ मिलता है और मियाँ साहब जो है हर चीज से बरी होते हैं तो आई थिंक इट्स वर्थ वेटिंग 2-3 मंथ्स, जहाँ पे एक शख्स जो है इस मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहने वाला इस वक्त अपनी बेटी और अपने 2 भतीजों के साथ जो है जेल भुगत रहा है, तो उसको तामुल नहीं होगा कि 2-3 महीने, मैं बड़े भारी दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ कि 2-3 महीने या 4 महीने लग जाएं और उसके बाद वो एक क्लीन चिट के साथ जो है रिहा हों और वो रिस्टोर हों, उनका जो डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है, जो मिलाइन किया गया है, गलत मिलाइन किया गया है, जो नाइंसाफी उनके साथ हुई है, उनका अजाला हो। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट ए हाई प्राइस, जो कैदी होता है उसको तो महसूस हो रहा था, लेकिन एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कोई ये ज्यादा कीमत नहीं है। अगर ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा है कि ये 2 या 3 महीने लगेंगे आर्गुमेंट करते हुए, तो मेरा ख्याल है कि इट्स वर्थ इट। अगर जो हमें उसका नतीजा जो हम चाहते हैं अगर वो मिल जाता है तो मेरा ख्याल इट्स वर्थ वेटिंग 3-4 मंथ्स। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी ख्वाजा हारिस ने स्ट्रेटजी अपनाई, जो भी मामला है वो नवाज शरीफ साहब के मशवरे से ही हुआ है और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी कोई जल्दी नहीं है कि वो फौरी तौर पर जेल से बाहर आना चाहते हों। वो चाहते हैं कि इस केस में वो बरी हों। जिस किस्म के मामलात हुए हैं, ख्वाजा हारिस की जो स्ट्रेटजी थी वो नवाज शरीफ साहब के साथ डिस्कस की गई स्ट्रेटजी का हिस्सा है। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील के साथ लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, मरियम नवाज़ और यूसुफ अब्बास के केसेस की भी समाअत हुई। लाहौर की एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार मरियम नवाज़ और यूसुफ अब्बास को पेश किया गया। समाअत के मौके पर मरियम नवाज़ ने नैब की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि दादा मुझे और अपनी औलाद को विरासत ना देते तो क्या हमसायों और मोहल्लेदारों को देते। दादा के बिजनेस के बारे में जो सवाल भी पूछा गया वो उस वक्त के बारे में है जब मेरी उम्र 17 साल थी और मेरे भाई यूसुफ अब्बास की उम्र 9 साल थी। ये मजाक नहीं है तो और क्या है। मरियम नवाज़ का कहना था कि नैब ने इन 42 दिनों में आज तक ना किसी करप्शन का मुझसे पूछा, ना कोई इल्ज़ाम लगाया। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ज़्यादातर सियासी गपशप होती है क्योंकि उनके पास ना कोई इल्ज़ाम है ना कोई सवाल है। मरियम नवाज़ ने एहतसाब अदालत के जज को बताया कि वो जानती हैं कि ये मेरे जलसों और अवाम में नवाज शरीफ के हक़ में रद्द अमल से बुरी तरह डर गए थे, इसलिए उन्हें यहाँ नैब की हिरासत में रखा गया है। दौरान समाअत मरियम नवाज़ के वकील ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की मुखालफत की, ताहम एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज़ और नैब के वकला के दलाइल सुनने के बाद उनके जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 7 दिन की तौसी कर दी। दूसरी जानिब आज लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग केस और रमज़ान शुगर मिल्स केस की भी समाअत हुई और अदालत ने शहबाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल कर ली, जबकि एहतसाब अदालत ने आमदनी से ज़ायद असासों और रमज़ान शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 2 अक्टूबर तक की तौसी कर दी है। तो आज अदालतों में पेशी और गिरफ्तारियों का दिन था ऑपोजिशन के हवाले से और जो उसमें मामलात हुए वो हमने आपके सामने रखे। आज के दिन और अहम डेवलपमेंट्स हुई, अहम खबरें आई, अफसोसनाक खबर है वो, और उस पर अगर अमल ना किया तो ऐसे वाक़ अपने आप को दोहराएंगे। हमेशा ये कहकर कि कपड़े बदल दिए जाएँ, दुपट्टा अबाया ये कर दिया जाए या फिर सख्त से सख्त सज़ा दे दी जाए तो इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे और फिर बात आगे चली जाती है, सज़ाएँ भी हो जाती हैं मगर वाक़यात नहीं रुकते। इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
पंजाब के जिला कसूर में एक बार फिर बच्चों के अगवा के बाद कत्ल का वाकया सामने आया है। कसूर के इलाके चुनिया में 3 बच्चों की तशद्दुद-ज़दा लाशें मिली हैं, जिनके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया है। इससे पहले गुज़िश्ता साल कसूर के इलाके ही में 7 साला बच्ची ज़ैनब के कत्ल का वाकया सामने आया था, जिसके वाक़े के बाद भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। ये बच्चे भी अगवा हो चुके थे, 4 बच्चों के अगवा की खबर। उसके बाद एक बच्चा अभी तक उसकी इतला नहीं है। 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। जिस दौरान ये अगवा रहे, पुलिस क्या करती रही, इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं। जब तक बात मीडिया पर आई नहीं, जब तक बात सोशल मीडिया पर नहीं आई, पुलिस का उस तरीके से ना एक्शन नज़र आया, ना हुकूमत का उस तरीके से एक्शन नज़र आया। और अब जबकि वाकया मंजर आम पर आ गया है, वज़ीर आज़म का कुछ देर पहले ट्वीट सामने आया। ट्विटर पर उन्होंने पैगाम दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एहतसाब की यकीन दहानी कराते हैं। तहकीकात और इक़दामात के हवाले से उन्होंने तफसीलात शेयर की और ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने लिखा कि कसूर वाक़े पर हर एक का एहतसाब होगा। आम आदमी के लिए काम ना करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब तक DPO कसूर को हटाया जा चुका है। SP इन्वेस्टिगेशन कसूर को चार्जशीट देकर मजीद कार्रवाई जारी है। DSP और SHO को मुअत्तल किया जा चुका है। कसूर पुलिस में बड़ी ओवरहॉलिंग की तजवीज़ है। एडिशनल IG की ज़ेर निगरानी तफ्तीश के अहकाम दिए गए हैं। मगर जिस वक्त ये ट्वीट सामने आई, वज़ीर आज़म की आई, उस वक्त हम DPO साहब ही को इंटरव्यू कर रहे थे। DPO कसूर अब्दुल गफ्फार कैसरानी हमारे साथ मौजूद थे। इंटरव्यू के दौरान हम उनसे बार बार पूछ रहे थे कि कसूर में वाक़यात होते हैं, आपने क्या इक़दाम किए हैं, क्यों ये वाक़यात नहीं रुकते, क्यों पुलिस के ऊपर बार बार सवालात उठते हैं। उसी दौरान वज़ीर आज़म का ये ट्वीट सामने आ गया और हमने DPO साहब से पूछा कि ये जब मीडिया पर दबाव बढ़ा, सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ा, तो आपको कम्युनिकेट भी किया गया या वज़ीर आज़म ने जाके ट्वीट कर दिया और आपको पता है कि आपको हटा दिया गया है, जबकि DPO की हैसियत से आप ये बातें कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा देखिए। गफ्फार कैसरानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अब कसूर की एक तारीख है और एक अफसोसनाक तारीख है। बच्चों के हवाले से जो वाक़यात वहाँ हुए हैं, एक दफ़ा फिर मुज़ाहरे हो रहे हैं। फिर सवाल उठ रहा है कि माजी के वाक़यात के बावजूद सबक क्यों नहीं सीखा गया। 2.5 माह के दौरान 4 बच्चों का अगवा, 3 की लाशें मिल गई हैं। फिर सवाल उठ रहा है कि कोई इक़दामात क्यों नहीं किए जाते कि जिससे बच्चे महफूज रहें। बार बार कसूर में ही वाक़यात की होते। अच्छा शाजिब साहब, मैं पहले आपसे ये पूछूंगा, इक़दामात के हवाले से जो बात कर रहे हैं, ये मुझे पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि इक़दामात का मतलब कोई प्रिवेंटिव एक्शन की बात कर रहे हैं कि इनको रोका जा सके? तो बिल्कुल प्रिवेंटिव एक्शंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें ज़ाहिर है बहुत सारे दूसरे इक़दामात भी होते हैं, जिसका प्रोग्राम में जिक्र करते रहते हैं। बट मैं पुलिस के हद तक जानना चाह रहा हूँ कि कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस, इक़दामात लिए गए थे, नहीं लिए गए थे, फिर वाक़या हो गया? नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि प्रिवेंटिव एक्शन, क्योंकि हर जो केस है इस तरह का, स्पेशली इस तरह का और इस तरह के कई ऐसे भी और भी यानी केसेस होते हैं जिनको प्रिवेंट करना 100% पॉसिबल नहीं होता बाद बात, और लेकिन ये है कि उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, कुछ स्टेप्स के साथ डिटेक्ट किया जा सकता है, उनको मुलज़िम ट्रेस हो सकते हैं। मतलब बतौर DPO जवाब नहीं है, मैं सवाल सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। 4 बच्चों का अगवा होना, फिर इस किस्म के वाक़यात का माजी में भी होना, 2.5 माह तक बच्चों का अगवा रहना, 3 की लाशें मिल जाना, प्रोटेस्ट होना, ये कसूर में होता रहा है। इस तरीके से एक दफ़ा फिर हुआ है। अगर रोकना मुमकिन नहीं है तो पूरे मुल्क में इसी फ्रीक्वेंसी से होने चाहिए, नहीं होते। जब कसूर में ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब है कि उसको स्पेशली और अलग से ट्रीट किया जाना चाहिए, इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा केसेस होते हैं। जी, ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे कसूर में इनकी रेशो काफी ज्यादा है और पास हिस्ट्री जो आपने देख ली है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, अप्रोच की जरूरत है, जिसके लिए आपने तमाम स्टेप्स लेने हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए। यानी पुलिस के पार्ट में जो काम है हमारा, बिल्कुल इसमें किरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जो हमने काम करना है कि मुलज़िमान पकड़ने हैं, उनको सजा दिलवानी है और जो प्रिवेंटिव एक्शन हम कर सकते हैं वो हमने करने हैं। लेकिन मेरा ख्याल है साथ साथ इसके और भी काफी सारे स्टेप्स हैं। जिस तरह तमाम शहरों में आपको पता है कि हमारे यहाँ CCTV कैमरास नहीं है, एडवांस कंट्रीज की तरह, मॉडर्न वर्ल्ड की तरह। हर शहर के अंदर हमारे पास CCTV कैमरास भी नहीं है। हर जगह पे इस तरह की पेरेंट्स की एजुकेशन भी नहीं है, सोसाइटी की एजुकेशन भी नहीं है। ओवरऑल जहालत, मतलब ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं उसमें। बहरहाल ये है कि ये इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट था ये जो हुआ है 3 बच्चों का, इसमें कोई शक नहीं। देखो साहब, जो आप दूसरे इक़दाम कह रहे हैं वो बिल्कुल होने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से उठाते रहते हैं, बाकी इलाकों में वाक़यात होते हैं, उठाने चाहिए। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, जब कसूर में स्पेसिफिकली ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इन्वेस्टिगेट करके इस बात का तयन करना कि क्यों हो रहा है। फिर 2.5 माह में पुलिस ने क्या किया? 4 बच्चे गुम थे, 1 बच्चा नहीं मिला, 3 बच्चों की लाश मिली, तो पुलिस इतने अरसे में कर क्या रही थी? इस
इसमें मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा आपको कि जी पिछले यानी 40 दिन से खासतौर पे जो 3 बच्चे गए हैं, 8 अगस्त को एक बच्चा गया था, उसके बाद 17 अगस्त को और एक 16 सितंबर को गया है। इन बच्चों के लिए हमने काफ़ी यहाँ पे इलाके में जो ह्यूमनली पॉसिबल एफर्ट्स होती हैं पुलिस कर सकती है वो कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सर्च ऑपरेशन भी करवाए, हमने यहाँ पे जो मशकूक लोग थे उनकी इंटरोगेशन भी की है, लेकिन हमें इशू ये है कि यहाँ पे कोई हमारे पास सीसीटीवी कैमरा ऐसा नहीं है जो एक ऑपरेशनल लेवल पे हों जो हमारी हेल्प कर सके। मतलब ये वाक़या जब भी होते हैं, गुज़िश्ता हुकूमत में होते थे तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस हुकूमत पर तनकीद करती थी, अब एक और हुकूमत तहरीक इंसाफ की अपनी आ गई है, पंजाब में भी मरकज़ में भी। तो सीसीटीवी कैमरे अभी तक नहीं लगाए गए हैं कसूर में कि वाक़या ज़्यादा होते हैं तो बच्चों को महफूज बनाने के लिए इकदाम कोई किए जाते, कुछ नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि ये देखें, ये हमें थोड़ा सा ना इस पे प्रैक्टिकल रियलिटीज को मानना पड़ेगा। हमारे कितने सिटीज हैं जहाँ पे सेफ सिटीज चल रहे हैं, लाहौर में एक कैमरे लगे हुए हैं, कसूर सिटी के अंदर उस ज़ैनब इंसिडेंट के बाद सीसीटीवी कैमरा चल रहे हैं, बट ये कसूर इतना बड़ा जिला है जिसकी 4 मिलियन से ऊपर पॉपुलेशन है, छोटे बड़े कस्बे हैं। ये इंसिडेंट इंडिविजुअल आइसोलेटेड है, कभी कोई एक थाने की हदूद में होता है, कभी दूसरे थाने की हदूद में होता है, तो इसके लिए हर एक सिटी को कवर करना सीसीटीवी कैमरा से मेरे ख्याल पॉसिबल भी शायद ना हो इस देश के ऊपर। लेकिन एक बात जरूर है कि मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे पार्ट पे करने वाला काम है, हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को कि कुछ बाज़ औक़ात हमारे थाने लेवल पे कुछ थोड़ा सा सुस्ती कोताही भी बाज़ औक़ात हो जाती है, हमें उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे होती है वहाँ पे हम सजा भी देते हैं, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होती है। लेकिन मेरा यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम काफ़ी सेंसिटाइज हैं। पुलिस की अपनी सज़ा और जज़ा के ऊपर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि 2.5 माह के अंदर ये मीडिया पे जब तक वाक़या आया नहीं, बच्चों की लाशें सामने आई नहीं, आप मुतमईन हैं कि सही तरीके की कारकर्दगी आपके डिपार्टमेंट की रही है, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस पूरे प्रोसेस से आप मुतमईन हैं? बच्चों की लाशें मिलने से पहले उनके गुमने तक सब चीज़ों से आप मुतमईन हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता, अभी इंक्वायरी चल रही है, हमारे एडिशनल आई साहब हैं इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, वो यहाँ मौजूद हैं चुनिया के अंदर, वो इस चीज़ को डिटरमिन कर रहे हैं, मैं खुद भी उनकी हेल्प कर रहा हूँ, उनके साथ शामिल हूँ। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी SHO की, किसी DSP की कोताही तो नहीं थी। आपके इल्म में आया होगा यहाँ पे SHO और DSP को सस्पेंड हो चुके हैं, डिपार्टमेंट इलेक्शन उनके खिलाफ हो रहे हैं, थोड़ा सा कुछ स्मेल हुआ कि उनको मजीद बेस्ट एफर्ट करनी चाहिए थी, उन्होंने की है, हमने काफ़ी एफर्ट किया है, हमने सब प्रिपरेशन भी कराए हैं, लेकिन यह है कि शायद इससे ज़्यादा बेहतर भी हो सकती थी। मगर अभी वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट के मुताबिक एक फॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन है वो एडिशनल IG की सरबराही में ऑर्डर कर दी गई है, मेजर ओवरहॉल होने जा रहा है कसूर की पुलिस में, साथ ही DSP और SHO को सस्पेंड कर दिया गया है, SP इन्वेस्टिगेशन कसूर को सरेंडर करने को कहा गया है चार्ज, और उनके चार्जशीट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही DPO कसूर को भी हटाया जा रहा है, जो कि आप हैं, आपको बताया गया? जी, मुझे इस बारे में अभी इस डेवलपमेंट के बारे में अंदाजा नहीं है, मेरे पास कोई ऑर्डर्स पहुंचेंगे तो मुझे आइडिया होगा इस बारे में कि क्या डायरेक्शन हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मेरा फिर यही होगा कि हमारे इस पे मल्टीपल डायरेक्शन से हमें काम करना पड़ेगा, इसकी होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। पुलिस के पास में जो करने वाला काम है वो जरूर होना चाहिए, उसके साथ साथ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मिसाल के तौर पे पेरेंट्स की एजुकेशन करनी है, सोसाइटी को एजुकेट करना है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, उसके थ्रू हमने उसको भी थोड़ा फाल बनाना है। मगर मैं जानना चाह रहा हूँ, सारे इकदाम तो होने चाहिए। आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, IG ने, आपके सीनियर ऑफिसर ने आपको बताया कि आपको हटाया जा रहा है, या आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप इकदाम ले रहे हैं, किसको हटाया जा रहा है वो भी बता रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट ट्विटर पर अनाउंस कर दिया है कि आपको हटाया जा रहा है और आपको बताया नहीं गया? नहीं, मुझे अभी तक कन्वे नहीं हुआ इस बारे में कि मुझे हटा दिया गया। आपकी कारकर्दगी पर कोई अदम तसल्ली, कोई ऐसी बात आपके सुपीरियर्स की तरफ से हुई थी कि जी आप भी जिम्मेदार हैं, आपकी कारकर्दगी भी ठीक नहीं है? नहीं, आज IG साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाए थे, एक कैबिनेट कमेटी के मेंबर्स भी आए थे, राम मिनिस्टर साहब भी आए थे, और हमारी उनके लोग हकीम से मुलाकात भी हुई, तमाम इस्लाम की, हमने उनको ब्रीफ भी किया, जो पुलिस एफर्ट अभी तक पुटन कर चुकी है, लेकिन ऐसी कोई डेवलपमेंट मेरे नोटिस में नहीं है अभी तक। मतलब बच्चे गुम थे, फिर उनकी लाशें मिली हैं, तो उन्होंने कोई नाराज़गी का इजहार आपके सुपीरियर्स ने नहीं किया? आपकी कारकर्दगी के हवाले से, आपके सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के साथ मसला था, आपकी कारकर्दगी के हवाले से ट्विटर पर प्राइम मिनिस्टर का अनाउंस करना और DPO का ना पता होना, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद, और मैं आपको बता रहा हूँ ट्विटर के जरिए, ये आपको कुछ नहीं कहा था उन्होंने? नहीं, गवर्नमेंट के ज़ाहिर कैबिनेट कमेटी थी, IG साहब थे, हमने ब्रीफिंग दी है, मैंने खुद ब्रीफिंग दी है, उनके क्वेश्चन हुए हैं काफ़ी सारे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हमें पूरा, यानी जो एक ब्रीफिंग होती है हमसे ली है, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और उन्होंने पूछे हैं हमसे हमारे टीम के बारे में, हमारे एफर्ट्स के बारे में, मतलब जो हमने काम किया था उनको हमने ब्रीफ किया, लेकिन कोई ऐसी बात, नाराजगी वाली बात हमें कन्वे नहीं हुई अभी तक।
ये उस वक्त डीपीओ थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उसी वक्त वज़ीर आज़म ने ट्वीट कर दिया और हमने इनसे पूछा कि आपको पता है कि आपको तो हटा दिया गया है। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुई है। जो मातहत अफसरान के हवाले से कार्रवाई है उसके हवाले से हमें डीपीओ साहब आगाह कर रहे थे। कसूर में ये वाक़यात होते रहे हैं। जब पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त उन पर तनकीद तहरीक इंसाफ करती थी। अब ये वाक़यात हो रहे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता साल कसूर के इलाके ही में 7 साला बच्ची ज़ैनब के कत्ल का वाक़या सामने आया था, जिसके बाद वाक़े के खिलाफ बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। मुल्क भर में एहतजाज किया गया। ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इस वाक़े की मजम्मत करते रहे। मुजरिम को सज़ा देने का मुतालबा किया गया। वाक़े के बाद हुकाम की जानिब से बड़े दावे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, कानून साजी और तेज़ ट्रायल की यकीन दहानियाँ कराई गई और इस केस में तेज़ ट्रायल हुआ भी। ज़ैनब का कातिल 14 दिन में गिरफ्तार हुआ भी। 1 माह में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से उसे सजाए मौत सुनाई गई। सजा के खिलाफ अपील की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई, जिसे 20 मार्च को अदालत ने मुस्तरद किया। अक्टूबर 2018 में उसे फांसी दे दी गई। 10 माह से कम मुद्दत में मुजरिम को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। मुलजिम के खिलाफ ट्रायल इतनी तेजी से दिखाई गई और इतनी तेजी से ट्रायल हुआ, जिसके बाद ये तवक्को थी कि अब ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आएगा। बच्चों के साथ ज़्यादती और फिर कत्ल का घिनौना जुर्म करने से पहले ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करने वाले 10 बार सोचेंगे कि उसका अंजाम भी ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुजरिम इमरान जैसा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त भी हम प्रोग्राम में आवाज़ उठाते रहे कि बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है, उन्हें स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत है, असातिज़ा को तरबियत देने की ज़रूरत है, वालिदैन की तरफ से तरबियत दिए जाने की ज़रूरत है। ट्रायल तेज़ हो जाएगा, फौरी इंसाफ हो जाएगा, सज़ा दे दी जाएगी, मगर ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं हो सकेगी। बीमार जहन वाले लोग ऐसे अमल से बाज नहीं आएंगे, नहीं आए। और एक ज़ैनब के बाद कई ऐसी कहानियों ने जन्म लिया। गुज़िश्ता रोज़ कसूर के इलाके चुनिया से 3 बच्चों की लाशें मिलने के बाद एक मरतबा फिर से कसूर में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। 2.5 माह के दौरान 4 बच्चों को अगवा किया गया, जिनमें से 3 बच्चे फैज़ान, अली हसनैन और सलमान की लाशें झाड़ियों से मिली हैं, जबकि 12 साला बच्चा इमरान अभी आखिरी खबर आने तक नहीं मिल सका है। फैज़ान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फैज़ान की उम्र 8 से 9 साल है। बच्चे के जिस्म पर कपड़े मौजूद नहीं थे, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सूजन है। रिपोर्ट में तफ्तीशी अफसर ने यह राय दी है कि फैज़ान की गर्दन की हड्डी पीछे से टूटी हुई थी और उसकी मौत गला दबाने और सांस बंद होने की वजह से हुई है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक हतमी राय लाहौर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट्स आने के बाद दी जाएगी। बच्चों के कत्ल के वाक़यात पर कसूर में एक बार फिर से एहतजाजी नारे गूंज रहे हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने पत्थरों और डंडों से मकामी पुलिस स्टेशन के खिड़की के दरवाजे तोड़ दिए और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लिए जाने वाले अफराद के DNA टेस्ट करवाए जा रहे हैं। कसूर में बच्चों के साथ ज़्यादती और फिर कत्ल के गिनती के चंद वाक़यात नहीं हैं। यह इलाका 2015 में भी तवज्जो का मरकज़ बन गया था, जब वहाँ पर बच्चों की फहाश वीडियोस बनाने वाला एक गिरोह सामने आया था। हज़ारों की तादाद में वीडियोस मंजर आम पर आने का दावा हुआ। इन वीडियोस में एक गिरोह दर्जनों बच्चों को जिनसी अमल करने पर मजबूर करता नजर आया। वो गिरोह बच्चों की फहाश वीडियो बनाकर मुतासरा ख़ानदान को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेता है, ये दावा सामने आया। पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता 7 माह के दौरान 126 बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पंजाब के मुख्तलिफ थानों में बच्चों से ज़्यादती के 126 मुकदमा दर्ज हुए। बच्चों से ज़्यादती के मुकदमात में 129 मुलजिमान को नामजद किया गया। मुलजिमान ने ज़्यादती के बाद 3 मासूम बच्चों को कत्ल भी किया। बच्चों के साथ ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात पर आवाज़ उठाई जाती है, कानून साजी की बातें होती हैं, कभी कपड़ों को बुनियाद बना दिया जाता है। तालीम की बात की जाए, बच्चों को एजुकेट करने की बात की जाए तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस आती है। उसके बगैर ये हो नहीं सकता। अमली तौर पर ऐसे वाक़यात की रोकथाम अब तक मुमकिन नहीं हो सकी है। गुज़िश्ता साल जब ज़ैनब का वाक़या हुआ तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मज़ारी ने कौमी असम्बली में उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि ऐसे वाक़यात का होना पंजाब हुकूमत की नाकामी है। कमेटियाँ बनाने और बयानात देने से मामला हल नहीं होते। मुलजिम को ऐसी सज़ा दी जाए कि सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। हुकूमत की बात तो करनी पड़ेगी, पॉलिटिसाइजेशन का इशू नहीं है, ये हुकूमत का फेलियर है पंजाब की। 12वां केस है ये, चाइल्ड मोलेस्टेशन और रेप का और मर्डर का। ये ज़ैनब बेचारी 12वीं बच्ची है जिसने ये जुल्म सफर किया है। तो आई एम सॉरी मिस्टर स्पीकर, बट हमें ये जो हुकूमत फेलियर है उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ रेजोल्यूशन वगैरह मीनिंगलेस है। एक्शन होना चाहिए, एक्शन की डिमांड होनी चाहिए और एक पार्लिमानी कमेटी को ओवरसी करना चाहिए।
ज़ैनब के वाक़े के बाद सब ने देखा कि तेज़ ट्रायल हुआ, मुजरिम को सज़ा हो गई, लेकिन एक मुजरिम इमरान को फांसी दे देने से कसूर के बच्चों की किस्मत नहीं बदली, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। शीरीन मज़ारी साहिबा वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ हैं और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। उस वक्त उन्होंने ऐसे वाक़यात को पंजाब हुकूमत की नाकामी कहा। हालिया वाक़े पर बिलावल भुट्टो के ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक़ की स्टैंडिंग कमेटी पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कसूर में बच्चों से ज़्यादती के शिकार अफराद की मुसलसल कहानियाँ देख कर चौंक गई हूँ। हमारा ज़ैनब अलर्ट बिल महीनों से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत नेशनल असम्बली की इंसानी हुकूक़ की स्टैंडिंग कमेटी के पास है। उसकी ज़ैली कमेटी ने हमारी MOHR के साथ हतमी तरामीम की, लेकिन बिल कमेटी में सुस्त रवि का शिकार है, इसे नेशनल असम्बली में नहीं भेजा गया। अपने मिनिस्टर के हवाले से बता रही हैं ये पेशरफ्त हुई, मुशावरत हुई, मगर आगे नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो की जिम्मेदारी है कि इस हवाले से तेज़ी दिखाएं। 2.5 माह के दौरान 4 बच्चों का मुख्तलिफ वक्तों में अगवा होना, उनमें से 3 की तशद्दुद लाशें मिलना कसूर के वालिदैन को मज़ीद खौफ में मुब्तला कर रहा है। सबको तेज़ी दिखानी होगी बच्चों को एजुकेट करने के लिए, जिस तरीके से भी बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है वो करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की आइनी दरख्वास्तें सुनने के लिए जो 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बनाया था, वो गुज़िश्ता रोज़ अपनी पहली ही समाअत के बाद तहलील हो गया। इस 7 रुकनी बेंच ने तहलील होने से पहले अपना तहरीरी फैसला जारी किया जो आज मंजर आम पर आया है। इस फैसले में बेंच के सरबराह जस्टिस सुमरता बंदियाल ने हिदायत की है कि पूरे मामले को लेकर एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस एजाजुल अहसन जो इस बेंच से अलहदा हो गए थे, उन्होंने फैसले से इत्तफाक करते हुए एक इजाफी नोट भी लिखा है, लेकिन जो फैसला जस्टिस उमरता बंदियाल ने तहरीर किया और जिससे तमाम जजेस ने इत्तफाक भी किया, उसमें कुछ अहम कानूनी नकात उठाए गए हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने फैसले में लिखा है कि वकील ने इब्तदा में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहल जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त पर बहस की और अहल जजेस की तशरीह करने के लिए वकील ने यह दरख्वास्त की कि वो जजेस जिन्हें इस दरख्वास्त के मुस्तरद होने से फ़ायदा पहुँच सकता है वो ख़ुद को समाज से अलहदा कर दें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि ज़ाती मुफाद के लिए असरअंदाज होने का कोई भी इम्कान जज का बेंच से अलहदा होने के लिए खुद एक ग्राउंड है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने फैसले में लिखा कि लीगल कम्युनिटी और लोगों का ख्याल है कि अगर 2023 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस का दफ्तर नहीं संभालते तो इससे बेंच में मौजूद कुछ जजेस को फ़ायदा पहुंच सकता है और इन हालात में बेंच से अलहदगी के लिए वकील ने कुछ फैसलों का हवाला दिया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने फैसले में लिखा कि किसी मामले में जज का ज़ाती, माली या ज़ाहिरी मुफाद उसे बेंच से अलहदा करने का जवाज़ फराहम करता है, मगर जो दलाइल वकील ने इस केस में दिए हैं उससे कोई मुफाद ज़ाहिर नहीं होता। दूसरी तरफ वकील का यह कहना कि 4 साल बाद किसी जज को ज़ाती फ़ायदा पहुँच सकता है वो एक कयास पर मबनी मफाद है। ऐसी कोई नज़ीर नहीं कि मुस्तकबिल का कोई इम्कान जज को नाअहल करने की वजह बना हो। वकील की दरख्वास्त ज़्यादातर इम्कानात पर मबनी है और बेंच में मौजूद किसी जज के तासुब को असल मायनों में जाहिर करने के इम्तिहान में नाकाम हुई है, मगर समाअत में वक्फे के दौरान बेंच के मेंबरान ने एक दूसरे से बात की। सुप्रीम कोर्ट के वक़ार और तक़द्दुस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बेंच के 2 मुअज़्ज़िज़ मेंबरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल अहसन ने ज़ाती वजूहात की बिना पर अपनी मर्ज़ी से इस बेंच से अलहदा होने का फैसला कर दिया। साथ ही इन जजेस ने खुली अदालत में अपने फैसले का ऐलान भी किया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने फैसले में लिखा कि इन हालात को देखते हुए कार्रवाई की शफाफियत और कार्रवाई में जो लोग जुड़े हैं उनके एतमाद के लिए ये हिदायत दी जाती है कि इन मामलात के लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और उसकी फ़ाइल चीफ जस्टिस के सामने रखी जाए ताकि वो मुनासिब फ़ैसला कर सके। अब ये वो फैसला था जो जस्टिस उमरता बंदियाल ने लिखा, जिस पर तमाम जजेस ने इत्तफाक भी किया, लेकिन जस्टिस एजाजुल अहसन ने एक इजाफी नोट भी लिखा है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपने इजाफी नोट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने अपने मुअज़्ज़िज़ भाई जस्टिस उमरता बंदियाल के फ़ैसले का जायज़ा लिया है और मैं इस फ़ैसले से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसमें यह इजाफ़ा करूँ कि मेरा हल्फ मुझे इस बात का पाबंद करता है कि मैं हर किस्म के लोगों के लिए कानून के मुताबिक बिना किसी खौफ, ताल्लुक़ और बदनीयती के सही फ़ैसला करूँ। मैं अपने ज़ाती मुफाद को ये इजाज़त नहीं देता कि वो मेरे सरकारी कंडक्ट पर असरअंदाज हो, मगर इन तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए जिसका ना कोई जवाज़ है ना ही इनकी कोई बुनियाद है, जो बदकिस्मती के साथ दरख्वास्त गुजार की जानिब से उठाए गए और जो इस अदालत के साथ ही जज भी हैं, मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि इन दरख्वास्तों की समाअत करूँ, इसलिए मैं बेंच से अलहदगी इख्तियार करता हूँ। जस्टिस एजाजुल अहसन जो गुज़िश्ता रोज़ इस बेंच से अलहदा हुए, उन्होंने इजाफी नोट लिखा, जबकि जस्टिस तारिक मसूद ने भी इस बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी, मगर उनकी तरफ से कोई इजाफी नोट नहीं लिखा गया। बहरहाल जस्टिस उमरता बंदियाल ने फुल कोर्ट बनाने की हिदायत की है और मामला चीफ जस्टिस के पास भिजवा दिया है। अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस इस पूरी सूरत हाल में
क्या फैसला करते हैं, क्या बेंच बनाया जाता है। हमने आपके सामने कल के प्रोग्राम में पूरी सूरत हाल भी रखी थी कि अगर इस किस्म की सूरत हाल हुई तो कौन से मुमकिन जजेस हो सकते हैं जो फिर फुल कोर्ट का बेंच का हिस्सा बनेंगे। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।